चाय पे चर्चा। चाय चाय हमारे बीच हैं आज मशहूर इतिहासकार डॉक्टर के एस गुप्ता। गुप्ता साहब, आपका स्वागत करते हैं। गुप्ता साहब, ये इतिहास में और ख़ास तौर पर इतिहास के लेखन में आपकी रुचि कब और कैसे हुई? मेरी रुचि बचपन से ही हो गई थी, क्योंकि पिताजी को भी इतिहास में बहुत रुचि थी, तो स्वाभाविक रूप से उनसे बातचीत होती रहती थी, तो उस ढंग से सारा रुचि इसमें पैदा हो गई। और बहुत पहले से इसलिए तय कर लिया था कि इतिहास को ही विषय आगे के ढंग से लेना है। ये बताएं कि सबसे पहला आपका शोध या सबसे पहला रिसर्च पेपर कब आपने लिखा और किस विषय पर था? मेरा शोध प्रबंध था मेवाड़ एंड दी मराठा रिलेशंस में, और वो 61 में मैंने कर लिया था अपना पीएचडी। वो उसके बाद में पब्लिश भी हो गया। उस ढंग से सबसे पहले मेवाड़ एंड दी मराठा रिलेशंस थे। उसके बाद बताएं कि पहली पुस्तक आपने किस पर लिखी और कब लिखी थी? पहली पुस्तक, उसके बाद में मैं अपना सारा इंटरेस्ट राजस्थान हिस्ट्री पर शुरू कर दिया था, इसलिए राजस्थान की इतिहास एक सर्वेक्षण किताब आई थी। और उसके बाद में मुझे जो दिलचस्पी हुई ठिकाना रिकॉर्ड्स, क्योंकि सेंट्रल में अपने आप में सारे सुरक्षित हैं, यहाँ पर भी राजस्थान स्टेट आर्काइव में दस्तावेज सुरक्षित हैं, परंतु इन ठिकानों के बारे में जो दस्तावेज है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे। और मुझे ऐसा मौका मिला कि बनेड़ा एक जगह है, वहाँ पर वो रिकॉर्ड्स बहुत रखे हुए थे, और वहाँ के जागीरदार ने मुझे देने के लिए भी आज्ञा दे दी थी, और इसलिए उन पर काम करना शुरू किया। और आज 4 वॉल्यूम बनेड़ा सिलेक्शंस के हिसाब से प्रकाशित हो गए। डॉक्टर गुप्ता, ये बताएं कि ठिकानों के जो ये रिकॉर्ड्स थे, ये एक तो कितने प्रामाणिक है, और आपके इतिहास के ज्ञान और उसके लेखन में इन रिकॉर्ड्स ने कितनी मदद की? ये प्रमाणिक तो इस ढंग से है कि उस वक्त जो भी घटनाओं में इन्वॉल्व थे उन्होंने लिखे, और यहाँ की सारी स्थिति के बारे में लिखते रहते थे। ज़्यादातर पत्र दूसरे ठिकानों से आए हुए मिलते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के भी पत्र हैं, मुग़ल सम्राटों के भी आए हुए पत्र हैं। तो पत्रों में सामान्यतः अपन मान सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी विश्वसनीय है। और यहाँ तक कि केवल यहाँ तक का ही नहीं है, यहाँ तक कि भारतवर्ष में होने वाली घटनाओं का भी वर्णन उनसे मिलता है। एक उदाहरण मैं दूँ, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने जो नृशंसतापूर्वक कार्य किया, उसका पूरा पत्र वहाँ पर है। कितने को फांसी दी, कितना किया, और बड़ी निराशा से वो आदमी कहता है कि आज तो लगता है कि अब राज इनका ही रहेगा। डॉक्टर गुप्ता, ये जो बनेड़ा के ठिकाने के रिकॉर्ड्स का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये बताएं कि उन रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें उस वक्त के समाज और उस वक्त के मेवाड़ की शासन व्यवस्था के बारे में ऐसी थीं जो आपको पहली बार पता चली और आपके ज़रिए दूसरे लोगों को भी पता चली? सामाजिक जीवन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, और अधिकतर हालांकि वो जानकारियाँ राजमहलों के राजनिवास में रहने वाली महिलाओं तक भी है, परंतु महिलाओं की भागीदारी कितनी है वो उससे पता लगता है कि किस ढंग से अगर दो जागीरदारों के बीच में मनमुटाव है तो उसको दूर करने का क्या काम किया है। कुछ जैसे एक लेटर है शाहपुरा का, और शाहपुरा में उन्होंने यहाँ पर जो अपने व्यापारियों से चुंगी वगैरह ली जाती थी उसके खिलाफ उन्होंने लिखा, सलाह दी कि भाई कि ये मत दीजिएगा, अपने आपस में व्यापार वगैरह का ठीक रहेगा। तो इस प्रकार के महिलाओं का जो योगदान है उस वक्त बहुत अच्छे ढंग से मिलता है। यहाँ तक कि सामाजिक जीवन की दृष्टि से देखें तो महिलाएं जो काम करने वाली महिलाएं हैं
उनको कितना वेतन दिया जाता है, कितना किया जाता है, वो सारा वर्णन उनमें इनमें मिल जाता है। तो राजनीतिक इतिहास से तो सबसे ज़्यादा मिलता ही है, परंतु जैसे हमने पूछा कि ये प्रशासन के बारे में, तो प्रशासन के बारे में भी सारा के प्रशासन में कौन कौन पदाधिकारी है, क्या क्या उनके काम अलॉट कर रखे हैं, और ख़ास तौर से मेवाड़ के महाराणा से किस प्रकार के संबंध है। जैसे ऐसे भी है कि महाराणा और जागीरदारों के बीच में मनमुटाव हुआ, तो मनमुटाव को कैसे दूर किया गया, ब्रिटिश पीरियड में क्या योगदान दिया, आपस में समझौता करने में क्या कौलनामा लिखा, वो सारा वर्णन मिलता है। डॉक्टर गुप्ता, ये रिकॉर्ड्स और उस वक्त की तात्कालीन दूसरे जो भी संदर्भ है, क्या बताते हैं उस समाज में उस वक्त हमारे यहाँ पर ख़ासतौर पर मेवाड़ अंचल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिला की इससे सामान्यता तो ठीक नहीं मानते हैं कि बराबर अधिकार की बात नहीं है। और जैसे राज परिवार का जो मैंने जिक्र किया, उसमें बहुविवाह प्रथा थी, तो वो महिलाओं के लिए हानिकारक रहती थी। आपस में ईर्ष्या द्वेष भी रहता था। उत्तराधिकारी किसको बनावे उसके लिए भी हर एक अपना अपना करते थे। तो कि इस कारण से, परंतु जैसे शिक्षा का ही ले लें, शिक्षा का उतना प्रबंध नहीं था। महिलाओं की आबादी कम होते हुए भी उन पर जो अधिकार मिलना चाहिए संपत्ति का या अन्य है, वो नहीं था। तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते। डॉक्टर गुप्ता, राजस्थान का इतिहास, उस पर आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और उसमें मेवाड़ के इतिहास का भी व्यापक हवाला है। बताएं कि मेवाड़ के इतिहास और राजस्थान के इतिहास की अगर कुछ 2-3 आपको ऐसी घटनाएं चुनने को कहूँ जो आपकी नज़र में बाकी जगह नहीं मिलती या अनूठी हैं या जिन्हें बार बार बताया जाना चाहिए, कौन सी चुनेंगे आप? खास तौर से मेवाड़ की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विदेशी आक्रमणकारियों का जो सामना किया है, वो आज भी बहुत आवश्यक उसके बारे में जानने का। किस संग से एक बहुत छोटा सा मेवाड़ था। जैसे प्रताप का जिक्र अक्सर आता है। प्रताप के समय में मेवाड़ जब वो गद्दी पर बैठे, 500 वर्ग किलोमीटर उनके पास में था। अकबर जो मुगल सम्राट था, दुनिया की बहुत सबसे बड़ी शक्तिशाली ताकत था। चाहे आर्थिक दृष्टि से देख लें, चाहे सैनिक दृष्टि से देख लें, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लें, फिर भी मेवाड़ ने वो संघर्ष किया है। वो अपने आप में बहुत अद्वितीय है। हार जीत इतना मायने नहीं रखता है, संघर्ष मायने रखता है। और प्रताप के संदर्भ में तो जीत हुई हर जगह। 1576 में सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध होता है। वहाँ से लेकर के 1585 तक बराबर मुगल सैनिक आते रहे, सत्ताएं हस्तक्षेप करती रही, परंतु कुछ भी नहीं रहा। और 1585 के बाद में तो शेष काल में प्रताप में कोई भी मुगल सेनाएं आने का साहस नहीं कर सकी। और उन 12 वर्ष जो बाद तक जिंदा रहे, करीब करीब मेवाड़ का सारा क्षेत्र अपने पिता के समय में गया हुआ था, वो भी ले लिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता का समर्थन किया। सारी विजय जो उसने की है वो जनता का पूर्ण समर्थन था, क्योंकि एक भी अपवाद के रूप में नहीं मिलता है कि किसी व्यक्ति ने प्रलोभन के आधार पर उनका प्रताप का साथ छोड़ा हो और मुगल सम्राट के साथ मिल गया हो। तो ये एक आम जनता की जो स्वतंत्रता के प्रति भावनाएं हैं और उसके लिए सब कुछ अपना समर्पण करने को तैयार है, आम जनता का उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है। आज भी ऐसी चीज़ों को अगर हम प्रकाश में लाएं तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। डॉक्टर गुप्ता, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में इतिहासकारों के 2 वर्ग हैं। एक वर्ग कहता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप पराजित हुए और एक वर्ग ये कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में वस्तुतः प्रताप विजयी हुए थे। आपका क्या मत है? ऐसा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध का प्रश्न है और परिणाम के बारे में है, तो मेरा तो स्पष्ट मत है कि इसमें प्रताप का पलड़ा भारी रहा। और उसके बहुत उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक कि राजस्थानी सोर्सेज जो मिलते हैं, संस्कृत में है, डिंगल में है, वो सब प्रताप की विजय बताते हैं, चाहे राणा रासो हो, चाहे खुमान रासो हो। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे जगदीश मंदिर में इंस्क्रिप्शन है, अन्य स्थानों पर भी
इंस्क्रिप्शन है और कुछ इंस्क्रिप्शन शिलालेख तो इस हल्दी घाटी के युद्ध के थोड़े दिनों बाद के ही हैं, 5-7 वर्ष के। उस जो सूरखंड शिलालेख है उसमें स्पष्ट रूप से प्रताप की विजय बताएगी। ये कहा जा सकता है कि भाई कि ये प्रेजुडिस हो सकते हैं, राजा प्रताप के बारे में ज़्यादा इनकी सहानुभूति हो सकती है, इसलिए बढ़ा चढ़ा के लिखा है। परंतु अगर हम पर्शियन सोर्सेज को भी क्रिटिकली देखें, उनका विश्लेषण करें, तो भी उसमें बहुत स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे अबुल फजल ने लिखा है, अकबरनामा का जो दरबारी इतिहासकार भी था, उसने लिखा है कि युद्ध में जान सस्ती हो गई, प्रतिष्ठा महंगी होगी। और उसने आगे लिखा उसी में कि अगर देखें तो प्रताप की लेफ्ट विंग हमारे राइट विंग पर भारी पड़ रही थी और उनकी राइट विंग भी हमारी दूसरे विंग पर भारी पड़ रही थी, परंतु हम देवीय कारण से, देविक कृपा से जीत गए। तो एक कोर्ट हिस्टोरियन से उससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, एक वहाँ पर इतिहासकार मौजूद था बदायूनी, और एक हाथी महाराणा प्रताप का पकड़ा था जिसका नाम था राम प्रसाद, और उस हाथी को लेकर के ही वो अकबर के दरबार में गया। और उसने लिखा है कि मैंने रास्ते भर में जहाँ जहाँ हमारी जीत की बात की, सब ने मेरी मजाक उड़ाई है, किसी ने भरोसा नहीं किया। अकबर के इंटरव्यू को भी देखें जो उसके दिया है, तो वो भी आप देखिएगा कि जिस ढंग से अकबर भी अविश्वास करता था, उसने सारी जीत का बताया और अपने एक आदमी को भेजा, अपने प्रतिनिधि को भेजा कि वास्तविक स्थिति पता लगाओ। और उस व्यक्ति के आने के बाद सब उसने जो रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर जो 2 प्रमुख थे, मान सिंह जिसके नेतृत्व में सेना भेजी सी थी, और आसिफ खां जो मीर बख्शी का काम कर रहा था, दोनों को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए मनाही कर दी गई थी। तो ये इससे ज़्यादा और क्या उदाहरण हो सकता है। डॉक्टर गुप्ता, ये आरोप भी लगता है कि फारसी में जैसे भी सोर्सेज हैं, या वो प्रामाणिक हैं या नहीं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन सोर्सेज उपलब्ध है जिनमें हल्दी घाटी और उसके बाद के युद्धों के जिक्र हैं। ऐसे कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हमारे यहाँ पर डिंगल में, राजस्थानी में या मेवाड़ी में, या हमारे यहाँ पर मेवाड़ में प्रताप के और ख़ास तौर पर हल्दी घाटी के युद्ध के नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि प्रताप के कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स तो हमें नहीं मिलते हैं। ये सारे रिकॉर्ड्स का न सिर्फ एक सूरखंड शिलालेख है जो इस हल्दी घाटी के घटना के 5-7 साल बाद में लिखा गया था, और उसमें प्रताप ने भूमि दी है। उसका लिखा है कि मानसिंह हार के यहाँ से चला गया है, उसके कारण से ये मंदिर को भूमि दी गई है। तो ऐसे इंस्क्रिप्शन सोर्स हैं, शिलालेख हैं जो जिनको देखने की आवश्यकता है। और पांडुलिपियाँ भी है, परंतु पांडुलिपियाँ अभी हमने पढ़ना शुरू नहीं किया, बहुत सी ख़त्म हो गई क्योंकि युद्ध का समय था, आए दिन राजधानियाँ बदलती रहती थी, कहीं एक जगह सारा नहीं मिलता था। परंतु जिस ढंग से वहाँ पर काम हुआ है, और केवल इतना ही नहीं, आप देखिए कला के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, और कला के क्षेत्र में भी इतना काम हो जाना यहाँ की आर्थिक स्थिति वगैरह के बारे में उसका अच्छा रिफ्लेक्शन हो सकता है। इसलिए निश्चित रूप से हम एकदम नहीं कह सकते हैं कि कोई लिटरेचर उनका इस रंग का लिखा हुआ हो, परंतु उसके काल में साहित्य लिखा गया था बहुत। डॉक्टर गुप्ता, थोड़ा सा हल्दी घाटी की युद्ध के पीछे चलते हैं, बैकग्राउंड में ऐसे हवाले मिलते हैं कि उदय सागर पर या जहाँ भी मान सिंह खुद आए थे और प्रताप ने अपने प्रतिनिधि भी भेजे थे और उनका उपहास भी किया गया वहाँ पर, और उसके बाद युद्ध के लिए उनको प्रेरणा मिली। ये संदर्भ कौन कौन से और इनमें कितनी सच्चाई है? देखिएगा, जहाँ तक देखें मान सिंह का आना, उसका भोज पे निमंत्रण देना, फूफा जी कहना, और उसके बाद में प्रताप का न होना, और सारी घटनाएं हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि प्रताप का पूरा देखिएगा, प्रताप में अगर कूटनीतिज्ञ देखें, नीतिज्ञ भी प्रताप था, इस बारे में वो नहीं कर सकता। और प्रोटोकॉल के ढंग से भी देखें तो शासक निमंत्रण देता है तो शासक होता है जब भी,
आज भी वही प्रोटोकॉल चल रहा है। तो एक वो राजकुमार था, और इसलिए अमर सिंह उस वक्त प्रताप का लड़का राजकुमार था, वही उपस्थित होना उसके लिए ज़रूरी था। वरना नहीं तो वरना ज़्यादातर हमारे इतिहासकार जैसे GN शर्मा वगैरह है, कोई ये नहीं मानता कि इस प्रकार की कोई घटना हुई होगी। और घटना होने के बाद में ये कहते हैं कि जो उन ग्रंथों में कि इमीडिएट प्रताप के खिलाफ अकबर ने सेनाएं भेज दी। अब ये देखिए, ये घटनाएं 1573 की होना चाहिए, और जबकि सेनाएं 1576 में आई है। तो ये 3 साल का जो है, उसके बाद में उसके पिताजी आए यहाँ पर, और भी आए, टोडरमल भी आया। तो इनको इतना अपमानजनक होने के बाद में इस प्रकार भेजना ये उपयुक्त नहीं लगता है। और यहाँ तक कि GN शर्मा साहब मानते कि ये मीटिंग भी उदय सागर पर हुई है, उदयपुर में हुई है, इसके कोई प्रमाण नहीं है। ये सब बाद के साहित्यकारों ने लिखा, और साहित्य और इतिहास में थोड़ा फर्क तो है। साहित्यकार अपने टाइम लिमिट में, टाइम और स्पेस से बंधा नहीं होता है, जबकि इतिहासकार टाइम और स्पेस से बंधा रहता है। तो कि इसलिए सिर्फ उनको हम ये दे सकते हैं कि उनकी भावनाएं उस वक्त जनता की कितनी थी, ये देखा जा सकता है। इसलिए साहित्य को एकदम इतिहास मानना, साहित्य का बड़ा योगदान है इतिहास में, परंतु एकदम मान लें तो उसके बारे में ठीक नहीं। जैसे बहुत आता है सेठिया जी की कविता का कि नानो सो अमरियो चीख पड़ा, अमरिया के तो अमर सिंह के तो लड़का हो गया था उससे, परंतु वो बताना कि कितनी कठिनाइयाँ थी, कितनी दिक्कतें थी, उस दिक्कतों का सामना कैसे किया है, एक साहित्य का है। तो साहित्य एक अभिव्यक्ति अपने ढंग से है, और इसलिए अधिकतर इतिहासकार तो जो मानते हैं इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। और मीटिंग भी उनकी गोगुंदा में ही हुई होगी, क्योंकि अकबरनामा में जैसे उदयपुर लिखा, तो उदयपुर मतलब उदयपुर स्थान से नहीं है, उदयपुर रियासत से, उदयपुर राज्य से है। तो आज भी हम मेवाड़ के बजाय उदयपुर बोल देते हैं या चित्तौड़ बोल देते हैं पहले, तो वही स्थिति थी। सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर KS गुप्ता हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर गुप्ता, थोड़ा सा इससे पहले कि कुछ पुराने संदर्भों का हवाला लें, थोड़ी सी बात अमर सिंह और जहांगीर की संधि की भी ज़रूरी है कि बताएं कि उन मुगलों से जिनसे लगातार एक तरह से हमला रहा और एक तरह से शत्रुता रही और लगातार जिनका विरोध किया मेवाड़ में, तो ये संधि कब और कैसी स्थिति में हुई? और उसके बाद ऐसे भी संदर्भ मिलते हैं कि उन्होंने चित्तौड़ का दुर्ग भी सही करवाया, कई चीज़ें हुई। तो ये क्या सुविधा के लिए की गई थी या मजबूरी थी, या अमर सिंह ने सच में समझौता किसी मजबूरी में किया? देखिएगा कि संघर्ष कितने लंबे समय से चल रहा था। 1527 से संघर्ष चल रहा था मुगलों से, 90 वर्ष तक लगातार ये संघर्ष रहा। और अमर सिंह का भी देखिएगा कि अमर सिंह ने संघर्ष में कोई कमी नहीं रखी। प्रताप के समय में भी दिवेर की घटना हो या खान खाना की घटनाओं को है, अमर सिंह उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और 1597 में वो गद्दी पर बैठे, उसके बाद में भी निरंतर संघर्ष चलता रहा। और इतने निरंतर संघर्ष के कारण से स्वाभाविक रूप से मेवाड़ की आर्थिक दशा भी, सैनिक दशा भी कमज़ोर होने लगी होगी। मेवाड़ में अशांति भी ज़्यादा होगी, अव्यवस्था भी हो सकती है, और एक संधि के लिए मांग आम जनता में भी हो सकती है। और ख़ास तौर से सामंतों वगैरह ने कर्ण सिंह, जो अमर सिंह का पुत्र था, उसको तैयार किया कि कैसे ही महाराणा को तैयार कर लीजिएगा कि संधि हो जाए। तो संधि हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। 1615 में ये संधि हुई थी। और इस संधि में आप देखिएगा कि 2 बातें महत्वपूर्ण है जिसके लिए संघर्ष प्रताप ने भी किया। दूसरा, एक तो ये संघर्ष था कि महाराणा को मुगल दरबार में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये संधि की शर्त थी कि महाराणा मुगल दरबार में नहीं आएगा। और दूसरा ये था कि कोई वैवाहिक संबंध पर मुगल जोर नहीं देंगे। तो ये संघर्ष का ये 2
है। इसलिए एल श्रीवास्तव हो, जैन शर्मा हो, बाकी के इतिहासकारों ने भी इसकी क्या कि ये संधि एक सम्मानजनक संधि थी, क्योंकि हर युद्ध का, हर संघर्ष का परिणाम कुछ न कुछ रहेगा। परंतु अमर सिंह इस संधि से कभी भी खुश नहीं थे और अगले 7 वर्ष तक वो जब जिंदा रहे, वो राज्य कार्य में कोई दिलचस्पी उन्होंने नहीं ली। 1522 में उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद तक आप देखिएगा कि कोई दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि उनको ग्लानि की भावना तो थी। संधि की शर्तें भली ठीक हो, परंतु संधि की शर्तों को मेवाड़ में स्वाभाविक रूप से बहुत सा ऐसा वर्ग होगा जिसको पसंद नहीं किया। डॉक्टर गुप्ता, थोड़ी सी बातें मेवाड़ और मुगलों के संबंध पर भी थोड़ी सी और करते हैं। बाद में ऐसे भी संदर्भ मिलते हैं कि पगड़ी बदलकर खुर्रम और कर्ण सिंह जी शायद भाई हो गए। तो बताएं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और फिर ये संबंध औरंगज़ेब के हमले तक बाद में जाते जाते खराब कैसे हुआ? ऐसा कि 1627-28 में जहांगीर का लड़का खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम पर हुआ, उसने उसके खिलाफ विद्रोह किया अपने पिता के खिलाफ। उस वक्त कर्ण यहाँ का शासक था। कर्ण मुगल दरबार में जा चुका था और मुगल वातावरण से वो परिचित था, और उसने शाहजहां को अपने यहाँ शरण दी थी। कितने वर्ष रहे? 3 महीने रहे यहाँ पर, करीब 3 महीने रहे। पहले देलवाड़ा हाउस में थे, फिर अपने जग मंदिर में, इसमें पिछोला जेल वहाँ पर। तो एक संबंध बने आवश्यक। इसलिए जब 1628 में जहांगीर की मृत्यु हुई, शाहजहां दक्षिण में था और वो दिल्ली पहुंचने की जल्दी में था, और उस वक्त वो मेवाड़ में उदयपुर में आया। कर्ण ने उसका स्वागत किया। कर्ण पहला शासक था जिसने उसको मुगल सम्राट के ढंग से स्वीकार किया, और उस वक्त इन्होंने अपनी पगड़ी बदल भाई बंद के कहते हैं, उस वक्त किया। और वो पगड़ी अभी भी म्यूजियम में मिलती है। तो ये बहुत अच्छे संबंध थे दोनों के बीच में। परंतु कर्ण सिंह ज़्यादा जिंदा नहीं रहे। कर्ण सिंह की थोड़े दिनों बाद में मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो संबंध वगैरह उतने नहीं रहे। पर शाहजहां के संबंध मेवाड़ से बने रहे थे। पर मेवाड़ को बराबर ये था कि चित्तौड़ तो दे दिया था 1615 की संधि में, पर उसमें एक शर्त रख दी थी कि उसमें किसी प्रकार की ये काट छाट नहीं होगी, कोई निर्माण कार्य वगैरह का नहीं होगा, न किसी ढंग से रिपेयर किया जाएगा, है जैसा ही रखा जाए। परंतु इनके लड़के कर्ण के बाद में चित्तौड़ को ठीक करने की कोशिश की गई। युद्ध के लिए उसको स्ट्रेटजी के लिए कैसे तैयार किया जाए उसको किया। तो शाहजहां के समय में थोड़ा बहुत वातावरण आपस में मेवाड़ और मुगलों के बीच में होने लग गया था। औरंगजेब के टाइम पर आते हैं तो औरंगजेब के समय में यहाँ का महाराणा थे राज सिंह प्रथम। राज सिंह, और राज सिंह के समय में हमारे यहाँ औरंगजेब के भेजे हुए पत्र है यहाँ पर, जो एक ग्रंथ है वीर उद्नोद में सबसे पहले छपे हैं। उसमें इन्होंने महाराणा की सहायता चाहिए कि उत्तराधिकारी युद्ध में उसकी मदद की जाए, पर महाराणा तटस्थ रहे, और उसके बजाय उन्होंने मुगल जो प्रांत थे, जो मेवाड़ के हिस्से थे, वो निकल गए, उनको वापस लाने की कोशिश की, जिसमें मांडल, बनेड़ा, शाहपुरा वगैरह ये सारे स्थान आते हैं। औरंगजेब गद्दी पे बैठा, उसके बाद में संबंध में बिगाड़ आने लगे। एक तो किशनगढ़ की राजकुमारी से शादी के प्रश्न को लेकर के था। दूसरा, औरंगजेब ने मंदिर विध्वंसक नीति हुई 1669 में, तो उस वक्त श्रीनाथ जी को यहाँ पर जो बहुत सी जगह होते हुए आए थे, कोई भी औरंगजेब के डर से उनको अपने यहाँ स्थापित नहीं किया। और इन्होंने राज सिंह ने उनको पूरा आश्वासन दिया पुरी जी को, गोस्वामी जी को, कि आप लाइए और मेरे 1 लाख सैनिक मरने को तैयार होंगे जब तक मैं इनके कोई आँच नहीं आने दूंगा मूर्ति पे।
तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक, मेरी आखिरी सांस तक, श्रीनाथ जी की मूर्ति को मैं आँच नहीं आने दूंगा। नहीं आने दूंगा। उन्होंने कहा कि 1,00,000 सिपाही मर जाएंगे जब तक भी नहीं होगा वो, तो पूरा आश्वासन उनको दिया। तो परंतु औरंगजेब को ये लगा कि ये सारी चीज़ें राज सिंह कर रहा है उसके खिलाफ जारी, और फिर 1680 में जजिया लगा दिया औरंगजेब ने, मेवाड़ पर। औरंगजेब ने, और जजिया का प्रोटेस्ट जो किया, विरोध किया है, राज सिंह ने किया कि ये जजिया लगाना गलत है, और इसका विरोध किया। और कहते हैं कि शिवाजी ने भी किया, इन्होंने भी किया, परंतु एक स्थान से अलग अलग स्थानों पे ये विरोध हुआ जिसमें राज सिंह का, तो ये संबंध धीरे धीरे बिगड़ने लगे। और फिर संबंधों के बिगड़ने की पराकाष्ठा आई है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे, उनकी मृत्यु हुई 1678 में। उसके बाद में अजीत सिंह उनकी मृत्यु के बाद में हुआ, उसको न दे करके इस मारवाड़ को उन्होंने अपने क्षेत्र में ला लिया। जो वतन जागीर थी, उस वतन जागीर को ख़त्म करके मुग़ल पार्ट बना दिया, और इसके कारण से दुर्गादास वगैरह माध्यम बने और संघर्ष किया। और इसलिए ये संघर्ष औरंगजेब के खिलाफ जो होता है राज सिंह का, वो अनेक कारणों से होता हुआ कल्विनेशन में आया। ये बताएं कि फिर जो औरंगजेब के समय का मेवाड़ पर हमला है वो किस परिस्थिति में हुआ और उसमें मेवाड़ की क्या भूमिका रही? ऐसा भी कहा जाता है कि पैलेस तक छोड़कर जो यहाँ के शासक है चले गए थे। बिल्कुल, ये क्योंकि युद्ध करने में मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति का लाभ प्रताप हो या राज सिंह हो, सबने उठाया। पहाड़ी क्षेत्र होने से और छापामार युद्ध होने से ये जो आक्रमणकारी सेनाएं थी उनको आसानी से छकाया जा सकता था, दिक्कतें क्रिएट कर सकते थे। और इसलिए इस राज सिंह ने भी वही नीति अपनाई। और सबसे ज़्यादा डर था कि राजसमुंद उस वक्त बना ही था, उसमें तोड़ फोड़ न हो जाए, दूसरा न हो जाए, तो इसलिए उदयपुर से शिफ्ट करना जरूरी था संघर्ष का स्थल। और ये राठौड़ शिष्योदय गठबंधन जो हुआ है, उस गठबंधन के हिसाब से सारा युद्ध की नीति तैयार हो रही थी, वरना स्वाभाविक रूप से राज सिंह यहाँ से छोड़ के गए थे। और ये इसके लिए कि औरंगजेब नष्ट ना कर सके। फिर भी आप देखिएगा कि ये मिलता है कि चित्तौड़ में 60 मंदिरों को ध्वंस किया, यहाँ पर 175 मंदिरों को ध्वंस किया, तो कि कम से कम मैन पावर बचा रह गया, और उसको संघर्ष में ज़्यादा जरूरी था। इसलिए राज सिंह की नीति अपने आप में उस वक्त दृष्टि से एक बड़ी महत्वपूर्ण थी। और उस नतीजे का ये रहा कि मुग़ल सेनाएं थक चुकी थी। उनका एक औरंगजेब का एक लड़का था, उसका नाम भी अकबर था, और वो बड़ा लड़का था, और उसको निराशा हर बार मिल रही थी। इतना निराश हो गया था कि उसने सोचा कि पिताजी औरंगजेब का सामना करना संभव नहीं होगा, इसलिए दुर्गादास राज सिंह से मिलकर के औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया उसने। तो ये स्थिति थी संघर्ष में। हालांकि उसके बाद में राज सिंह की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र जो गद्दी पे बैठे, उन्होंने ये अपना समझौता किया, 1681 में समझौता हुआ, उसके हिसाब से जजिया देना भी मान लिया और कर लिया। उस समझौता क्यों किया है, आज तक भी उन परिस्थितियों को देखें तो उपयुक्त नहीं लगता है। तो मेवाड़ के लिए ये समझौता सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। हाँ। डॉक्टर गुप्ता, थोड़ा सा जिक्र करना हमारे यहाँ की कला और संस्कृति का बहुत आवश्यक है, और ये इसलिए कि बहुत सारे लोगों को ये खबर नहीं है कि संघर्षरत रहते हुए भी मेवाड़ ने कला संस्कृति की हमेशा सेवा भी की, सम्मान भी की, पूजा भी की, प्रतिस्थापना भी की। और बहुत कम लोगों को ये भी पता होगा कि चावंड में शायद जितने चित्र बने और कहीं नहीं बने होंगे। अमर सिंह खुद चित्रकला के बड़े शौकीन थे। तो बताएं कि युद्धरत रहते हुए, संघर्षरत रहते हुए, जब आपके पास एक तरह से राजधानी भी नहीं है, ऐसे समय में भी मेवाड़ के शासक, खासतौर पर प्रताप, कला संस्कृति की इतनी सेवा कैसे कर पाए? ये देखिएगा कि व्यक्ति
अलग अलग, एक सबके पास 24 घंटे होते हैं, कोई कितना काम कर सकता है, कोई उतना नहीं कर सकता। तो प्रताप के बारे में ये था कि प्रताप ने चाहे साहित्य हो, कला हो, सब पर बहुत काम किया और एक वैज्ञानिक भावना क्रिएट करने की कोशिश की कि जैसे एक उनके समय में एक ग्रंथ लिखा गया था विश्व वल्लभ, चक्रपाणी थे, उन्होंने लिखा है, परंतु विश्व वल्लभ में एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा है। और एग्रीकल्चर में क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में खेती कैसे की जाए, कौन से बीज ज़्यादा उपयुक्त रह सकते हैं, कौन सी शिलाएं को तोड़ा जा सके, इसका सारा अध्ययन है। चक्रपाणी वराहमिहिर से बहुत प्रभावित था, परंतु वराहमिहिर ने भी पहाड़ी खेती पर कुछ नहीं लिखा है, जो पहली बार पहाड़ी खेती पर किया। तो एक इसलिए कि आर्थिक स्थिति के बारे में जो कहा जाता है, मेवाड़ की आर्थिक, यूँ तो संघर्ष में थोड़ा आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, परंतु आर्थिक स्थिति में कोई स्थिति ऐसे कहे कि खराब थी वो नहीं हो सकती। प्रताप की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ा संबल था। यहाँ तक कि अकबरनामा में लिखा है कि यहाँ पर जो ये माइनिंग होता था वो सबसे बड़ा सोर्स था, दीवारी सबसे बड़ा ये सोर्स थे कि यहाँ पर बहुत सी माइंस ऐसी थी कि जिसके कारण से सोना चांदी वगैरह बराबर निकलती थी। और नैन सिंह ने लिखा कि 600 रुपया प्रतिदिन चांदी मेवाड़ में निकलती थी। तो कि इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी स्थिति अच्छी कर रखी थी और आर्थिक दृष्टि और ज़्यादा उन्नत क्या हो, और इसी कारण से कला के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। मेवाड़ स्कूल तो था ही, परंतु उस वक्त जैसा कि आपने भी जिक्र किया चावंड स्कूल, देखिएगा चावंड राजधानी ज़्यादा से ज़्यादा 1585 में हो रही और 1615 तक ज़्यादा से ज़्यादा रही होगी, पर इस वक्त भी चावंड स्कूल डेवलप हो गई, रागवाला सेट वगैरह उस वक्त तैयार होने लग गए। तो कि इसलिए चावंड का निर्माण भी आप देखिएगा कि पहली बार प्रताप ने एक सिद्धांत दिया था जो आज भी हम कहते हैं उसको पालन करना मुश्किल है, कि हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार निवास स्थान मिले। और उसने उस प्रताप ने अपने यहाँ उसको किया कि जैसे एक जनसाधारण है, परिवार लंबा चौड़ा होता है, तो मकान कमरे ज़्यादा हैं, हालांकि दूसरे खुले आंगन कम है। सामंत है जिसको अपनी सेनाएं रखनी पड़ती है, घोड़े रखने पड़ते हैं, गाड़ी रखने पड़ती है, तो उनके मकान तो कम है पर खुले आंगन ज़्यादा रखे। तो पहली बार तो कि प्रताप में एक विजन था। प्रताप केवल अच्छा लड़ाकू सेनानायक ही नहीं था या शौर्य और साहस ही नहीं था, पर उसमें ये दूसरे गुण भी पूरे थे। और बहुत कम उदाहरण मिलेंगे कि अच्छा सेनानायक, अच्छा प्रशासक भी हो और अच्छे कला के क्षेत्र में काम हो। तो चावंड स्कूल उस वक्त एक डेवलप हुई 1605 में, अमर सिंह के समय में ये रागमाला सेट वगैरह तैयार हुआ। परंतु इसलिए कि चावंड स्कूल एक अपने आप में ज़्यादा रही, और राज सिंह के टाइम पर नाथद्वारा स्कूल डेवलप हो गई, जो गीत गोविंद का चित्रांकन, हाँ, देवगढ़ स्कूल अपने आप में थी। तो मेवाड़ में उस कठिन समय में भी, संघर्ष के समय में भी कला में भी बराबर विकास हुआ। एक सर्वांगीण विकास जिसको हम कह सकते हैं मेवाड़ में बराबर होता रहा। और सारे शासकों ने अपने दरबार में जो पैट्रोनेज दिया, वो पैट्रोनेज बराबर साहित्यकारों को, कलाकारों को, संगीतकारों को बराबर मिलता रहा। आज हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे हैं डॉक्टर के.एस. गुप्ता। आप मशहूर इतिहासकार हैं। डॉक्टर गुप्ता, प्रताप को लेकर थोड़ी सी बातें और करते हैं। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम रहा उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रताप से प्रेरणा ली और ये बहुत बाद की घटना है। और यहाँ पर कुछ आरोप मेवाड़ पर भी लगते हैं कि मेवाड़ ने प्रताप की इतनी कद्र नहीं की, और ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ बंगाली इतिहासकारों ने या दूसरे लोगों ने प्रताप को दुनिया के सामने रखा, तब पता चला कि मेवाड़
प्रताप की हस्ती क्या थी, इस बात में कितनी सच्चाई है, पहला प्रश्न तो ये। दूसरा ये कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में प्रताप कितने हद तक प्रेरणापुंज रहे। जहाँ तक पहला प्रश्न है, आपका ठीक कहना है कि प्रताप का जो जिस ढंग से ये क्षेत्र प्रेरणा ले सकता था वैसा नहीं था। यहाँ तक कि प्रताप समिति पर भी राज परिवार की ओर से बैन लगा दिया गया था, क्योंकि ये स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही थी मेवाड़ में। इसमें दो नहीं, परंतु प्रताप की प्रेरणा वैसा अपने कहा था कि बंगाल ने सबसे पहले उठाया, क्योंकि बंगाल के लिए उस वक्त कहा जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है शेष भारत कल सोचेगा, तो कि इस कारण से बंगाल का अपना था। और कब हुआ कि 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति बिल्कुल असफल हो गई थी, भारतवर्ष में निराशा फैलने लगी थी, अंग्रेजों को अजय मानने लग गए थे। उस वक्त बंगाल के क्रांतिकारियों ने प्रताप को उठाया, मेवाड़ को उठाया, और ये बताना चाहा कि भाई कि आज जो स्थिति है अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उससे तो बहुत बुरी हालत हर ढंग से प्रताप की थी, चाहे क्षेत्रफल के साधनों के ढंग से देख ले, फिर भी उसने संघर्ष किया। और ऐसे भी थे कि हल्दी घाटी के युद्ध पर काफ़ी ग्रंथ लिखे गए, 79 हल्दी घाटी वगैरह के ढंग से उनको जिक्र किया गया था। वहाँ के कवियों ने, साहित्यकारों ने मेवाड़ को लिया कि मेवाड़ एक प्रतीक हो सकता है संघर्ष का, और ये जो निराशा की भावना है उसको दूर करना केवल प्रताप के माध्यम से ही हो सकता है, कि प्रताप के संघर्ष को प्रताप की आम जनता के साथ लेकर के और प्रताप की सफलता, ये सारी चीज़ें एक में एक अच्छा नायक कोई हो सकता है। तो इस संघर्ष के लिए प्रताप का, इसलिए बंगाल में सबसे ज़्यादा लिखा गया और बंगाल के बाद में अन्य स्थानों पे हुआ। तो प्रेरणा प्रताप की संघर्ष में खास तौर से 1857 के बाद से लेकर के बराबर मिलेगी। डॉक्टर गुप्ता, चूंकि मेवाड़ का इतिहास ही ऐसा रहा है और ख़ासतौर पर उनमें प्रताप एक अलग सूरज की तरह उभरते हैं कि बाद में बहुत सारे लोगों ने, जिनका भी इतिहास में नाम रहा, उन्होंने भी संबंध जोड़ा। शिवाजी के बारे में भी ये महाराष्ट्र में इतिहासकार प्रामाणिक तौर पर कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं मेवाड़ से निकले हुए, मेवाड़ के राजवंश से इनका कोई संबंध रहा है। ये बात कितनी प्रामाणिक है? निश्चित रूप से मेवाड़ के राजवंश का उनका संबंध था। 74 में शिवाजी का राज तिलक हो रहा था। राज तिलक के समय में, मतलब पहले ये आया कि भाई कि क्षत्रिय हो तो ये ठीक रहेंगे। हालांकि शिवाजी का उत्थान सारे कॉमन मैन के आधार पर हुआ था। तो एक बनारस के थे गंगा भट्ट, उन्होंने ज्ञान था ही, फिर शिवाजी की वंश को देखा और देखा कि ये आज के कुछ पीढ़ियों पहले मेवाड़ से आए। मेवाड़ में से भी पूछताछ की, उसके प्रमाण कहते हैं अभी भी महलों में है, और उसके आधार पर लिखा कि यहाँ से ये गए हैं राज परिवार से, और वह भोसले गांव में जाकर के रहने से वो शिवाजी और उनके वंशज भोसले कहलाने लग गए थे। इसलिए शिवाजी भी इसी वंश के बने। इतना ही नहीं, प्रताप भी मेवाड़ के राजवंश नेपाल में भी है। तो एक शिशोद छोटा सा गांव है नाथद्वारा के पास में, उसने 3 राज परिवार दिए। मेवाड़ को भी दिया, राणा पहले रावल कहलाते थे, फिर राणा कह दिए, ये भी शिशोद इसलिए शिशोदिया कहलाए। एक नेपाल में गए और एक यहाँ पर महाराष्ट्र में गए। तो ये मेवाड़ के लिए गौरव अनुभव करने वाली जैसी बात है। ऐसे भी बहुत उदाहरण मिलते हैं, हालांकि उसमें मराठों का आक्रमण एक बहुत ही दागनुमा है, लेकिन ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि बाद में कुछ मराठा शासकों ने आकर यहाँ सम्मान भी व्यक्त किया कि जी मेवाड़ का हम सम्मान करते हैं क्योंकि हमारा आपसे संबंध है। ये बात कितनी प्रामाणिक है? और ऐसी परिस्थितियों में भी मराठा आक्रमण, खासतौर पर मंदिरों का जो विनाश हुआ, वो कैसे हुआ? 1735 में बाजीराव पेशवा यहाँ पर आया था। उस वक्त मराठा छत्रपति या शासक शाहूजी थे। मेवाड़ में आने के पहले शाहूजी ने उनको वार्न किया है
पत्र लिखा है कि मेवाड़ में हमारे स्वामी हैं, इसलिए उनके साथ में बर्ताव बहुत ठीक रखना। और बाजीराव पेशवा ने महाराणा को छत्र चलाना शुरू किया। महाराणा ने कहा भाई ये क्यों करते हो, कि भाई आप तो हमारे स्वामी के स्वामी हो, इसलिए। तो शुरुआत ऐसे थी कि बाजीराव पेशवा प्रथम या द्वितीय? प्रथम, बाजीराव प्रथम था। तो कि इस ढंग से 1735 में ही आए थे। ये बाग में यहाँ ठहराया गया था, जो गेस्ट हाउस कहलाता था पहले यहाँ पर। तो कि ये स्थिति थी कि इसलिए शाहू ने उसको वार्न किया कि पेशवा की नेचर जानते थे कि कहीं ऐसा न हो कि मेवाड़ को ऐसा न लगे कि उनका अपमान किया गया है, इसलिए उनको पहले से वार्निंग दे दी कि ये ध्यान रखना मेवाड़ में जाओ तो। और उसने रखा भी। हालांकि खंडनी वसूल करने में, कर वसूल करने में कोई कमी नहीं रखी, परंतु पूरा मान सम्मान दिए। बाद में देखिएगा कि धीरे धीरे शिवाजी का प्रभाव कम होने लग गया, पेशवों का प्रभाव पेशवा का बढ़ा। पेशवाओं के बाद में भी उनके जो अधीन थे, जिनको जागीरें वगैरह मिल गई थी, मराठा संघ जिसको कहते हैं, मराठा संघ में होलकर, सिंधिया वगैरह, तो वो इतने शिवाजी के आदर्शों से प्रभावित नहीं थे। उनको तो अपना अधिक से अधिक राज्य को बढ़ाना या पैसा इकट्ठा करना ज़्यादा रह गया था। तो उस क्षेत्र में ज़्यादा नहीं, यहाँ तक कि पिंडारी जिनके साथ थे, जिसको सिंध शाही पिंडारी भी, होलकर शाही पिंडारी भी कहते हैं। तो कि ये सारी स्थिति बदल गई बाद में, और इसके कारण से ये रहा। परंतु फिर भी एक उदाहरण दूँ आपको, 1805 की घटना है। आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था, उसके समय की घटना है। और ये सोचा था कि सिंधिया होलकर के बीच में मेवाड़ को बांट दिया जाए, क्योंकि मेवाड़ बहुत अशक्त हो गया था और ये अच्छा है कि अपना। परंतु इसका विरोध किया तो होलकर ने किया कि मेवाड़ की अपनी एक प्रतिष्ठा है, हमारे साथ उस प्रतिष्ठा का एक मान है, और इसलिए मेवाड़ का कोई भी विभाजन हम आपस में बांटने के लिए नहीं करेंगे। तो कि ये वहाँ तक भी था। हालांकि मेवाड़ के महाराणा उनकी इस भावना को, होलकर की भावना को समझ न सके, अंग्रेज़ों से बातचीत वगैरह का समझौता कर लिया, और अल्टीमेटली 13 साल बाद में 1818 में ये संधि ब्रिटिश इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। तो इसलिए कहीं न कहीं मेवाड़ के प्रति एक सम्मान का व्यवहार तो उनका रहा, परंतु मराठा नीति में बहुत परिवर्तन आ गया। मराठाज कहते हैं ना कि ओपन टू हाईएस्ट बीडर हो गए थे, जो ज़्यादा बोली देता था उसके तरफ हो जाते थे। अगर मेवाड़ के दो पक्षों में झगड़ा है, एक पक्ष बुलाया, आने के बाद में वो दूसरा ज़्यादा पैसा देने थे चले जाए। तो इसलिए अब देखिएगा मराठा जो रिप्लेस कर सकते थे मुगलों को, वो नहीं कर पाए। मंदिरों पर हमला, खास तौर पर मेवाड़ में, ये किस तरह उन्होंने किया और क्यों किया? मंदिरों पर हमला, मंदिरों में तोड़फोड़ नहीं है, परंतु एक नाथद्वारा का उदाहरण मिलता है कि नाथद्वारा होलकर पहुंचा और मंदिर के पुजारी से, गोस्वामी जी से रुपया मांगा, और रुपया नहीं देने पर उनको कहा कि हम मूर्तियों का, मंदिर को तहस नष्ट करेंगे। और उसी के बाद में श्रीनाथ जी की मूर्ति को थोड़े दिन उदयपुर लाया गया था, इसलिए उस श्रीनाथ जी की मूर्ति को करके मंदिर यहाँ पर है। क्योंकि उस वक्त इनके साथ में, होलकर के साथ में, कहा ना कि पिंडारी जी भी आ गए थे, उनको मंदिरों से इतना दिलचस्पी नहीं थी। और पिंडारी का एक प्रतिनिधि था यहाँ जमशेद का, और उसने तो कहते हैं कि इतना अत्याचार किया कि जमशेद गिरदी भी मशहूर हो गया यहाँ पर। तो कि इसलिए बाद में जाकर के जो प्रभाव रहना चाहिए था उनको, हिंदू पद पाशाही की जो नारा दिया गया था, उससे वो बहुत दूर होते चले गए, और उसके कारण से यहाँ पर अव्यवस्थाएं मेवाड़ में ज़्यादा फैलती गई।
डॉक्टर गुप्ता, थोड़ा सा 1818 की संधि और उसके बाद में आते हैं। बाद में जो मेवाड़ में एक अच्छा अध्याय या मेवाड़ जहाँ वापस उभरता है वो तब आता है कि जब केसरी सिंह जी ने चेतावनी रहा चूंटिया लिखा और फतेह सिंह जी ट्रेन से उतर गए किसी भी बहाने से। ये थोड़ा सा ये अध्याय और वापस यहाँ पर आकर मेवाड़ के इतिहास का जो गौरवशाली इतिहास है थोड़ा सा खड़ा होता है, इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। क्योंकि मेवाड़ का ये है कि यहाँ जन आंदोलन जो हुआ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि 1920 में भारतवर्ष में तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, हमारे यहाँ पर नो टैक्स कैंपेन चल रहा था। तो कि इसलिए मेवाड़ में वो जागृति का और जागृति में इन क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे विजय सिंह पथिक हो, चाहे केसी सिंह बारट हो, भोगीलाल पंड्या, बारट का तो सारा परिवार ही इसी में खप गया था। तो कि ये क्रांतिकारी भावनाएं, ये रास बिहारी बोस से जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि 1912 में हार्डिंग बंग कार्ड में भी केसी सिंह जी के भाई का नाम जोरावर सिंह जी का आता है। तो कि ये इसलिए मेवाड़ को वापस, ये मेवाड़ की जो पृष्ठभूमि थी, जो मेवाड़ का जो संघर्ष था वो बप्पा रावल से लेकर के जो बराबर चल रहा था, उसके कारण से सारा एक नया वातावरण यहाँ पर बराबर बना रहा। एक मैं थोड़ा सा हट करके है एक उदाहरण दूं कि 2 बार यहाँ के 2 शहरों के नाम परिवर्तन किए गए थे। 1303 में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, उसमें के बाद में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। उदयपुर में 1576-77 में अकबर आया, यहाँ सोने के सिक्का चलाया और मोहम्मदाबाद नाम रखा। अब देखिएगा कि 2 ही नाम नहीं रहे, चाहे प्रयागराज का नाम बदल गया हो, अन्य बदल गया हो, पर मेवाड़ में कभी भी नाम बदल करने का नहीं हुआ। चित्तौड़ चित्तौड़ ही रहा, उदयपुर उदयपुर ही रहा। तो ये बताती है कि यहाँ स्थानीय भावनाएं के एक उदाहरण के ढंग से ये है। तो कि इसको कौन उजागर कर सकता। 1857 में लोगों को निराशा हुई, क्योंकि सारा लीडरशिप उस वक्त थी शासकों के पास में थी। शासक उस वक्त बिल्कुल अंग्रेजों के साथ के ढंग से हो गया, सारी मदद उनको रह गई। तो एक निराशा हुई। कुछ जागीरदार थे जो 1857 की क्रांति में थे। 1857 की क्रांति के समय में जब यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था महाराणा से मिलना जाना चाह रहा था, तो रास्ते भर में उसको वोटिंग किया गया था और बहुत सुरक्षित स्थान पर बैठक की गई थी। यहाँ पर बनेड़ा, शाहपुरा, यहाँ पर डाक लूटी गई थी। तो कॉमन मैन में तो स्वतंत्रता की भावनाएं थी, लीडरशिप नहीं थी। वो लीडरशिप की जो कमी है इन लोगों ने पूरी की। और हमारे यहाँ क्रांतिकारियों का खास तौर से फतेह सिंह जी के टाइम पर कहते हैं कि उनके लिए आपस में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि ये 1903 की घटना जिसका आपने जिक्र किया है कि महाराणा पहले भी ये गया कि जाना नहीं चाह रहे थे। वाइसराय आया, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला तो जानने को तैयार हुए। जैसे ही इनको मिला, क्रांतिकारियों को पता लगा कि महाराणा जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो बैठक हुई क्रांतिकारियों की और कहा कि कैसे राणा को, फतेह सिंह जी को जाने से रोकना चाहिए, दिल्ली दरबार में न जाए। और इसलिए वो काम सौंपा केसरी सिंह जी बारट को। तो 13 छंद के चेतावनी का चूंटिया लिखा। अब कहाँ दिया, कुछ कहते हैं शरीरिक में लिया, खरवा ठाकुर का पत्र है, उसके हिसाब से नसीराबाद दिया, परंतु मार्ग में वो पत्र उनको दे दिया गया था। और फतेह सिंह जी की प्रतिक्रिया ये थी कि ये पता अगर मुझे पहले मिल जाता तो मैं दिल्ली की ओर रवाना नहीं होता। और दिल्ली में जाते हुए भी अपने सैलून से नहीं उतरे। अनेक तरह के बहाने बताए गए थे कि अमर सिंह ने क्या कहा। अमर सिंह थे, उनकी डायरी में भी सारा लिखा हुआ है कि कैसे किया जाए। क्या अल्टीमेटली ये था कि बीमार है इसलिए नहीं आ सकते। कोई कहते हैं कि अपने परिवार में किसी मृत्यु का दे करके
किसी ने, और बिना सैल्यून उतरे हुए वापस। तो 1903 में ये बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते थे कि कोई शासक ऐसे ढंग से करे, और अंग्रेज चाहते थे, उस वक्त से सोच लिया था कि फतेह सिंह को गद्दी से हटाना है, और इसका खूब विरोध हुआ, और इसके कारण से नहीं किया। 1921 में आकर के उनके पावर्स कम लिए। महाराणा किसी दूसरे को नहीं बनाया, महाराणा भूपाल सिंह तो 1930 में ही फतेह सिंह की मृत्यु के बाद में बने। तो इसलिए फतेह सिंह जी की अनेक घटनाएं हैं जिसमें अंग्रेजों को अपनी बात के हिसाब से मुंह तोड़ जवाब दिया। अनेक किस्से उनके यहाँ पर है। तो एक नई जान फूंकी फतेह सिंह ने, क्रांतिकारियों का भी समर्थन किया, और यहाँ तक कि कहते हैं कि क्रांतिकारियों को भी धन वगैरह से भी, क्योंकि उस वक्त शस्त्र और कहीं नहीं मिल सकते थे। क्रांतिकारियों को जो शस्त्र चाहिए थे वो इन्हीं के माध्यम से मिल सकते थे। तो इसलिए क्रांतिकारियों का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर गुप्ता, इसी इतिहास के क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आधुनिक इतिहास पर आते हैं। आधुनिक इतिहास में राजस्थान जब बना तो मेवाड़ की रियासत सबसे पहले उसमें शामिल होने वालों में थी, और हिंदी जो हमारी एक तरह से भाषा, मान लीजिए राज्य भाषा कही है, लेकिन एक तरह से भारत की भाषा है, हिंदी के स्थापना में भी मेवाड़ का बहुत योगदान रहा। इन दोनों चीज़ों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। कि निश्चित रूप से आज़ादी के पहले से मेवाड़ ने ये सोचा कि कैसे न कैसे एक नया संगठन बनाना चाहिए। छोटी छोटी रियासतें अपने लिए ठीक नहीं रहेगी। तो उस वक्त अनेक बैठकें की, गुजरात के रियासतों को बुलाया, राजस्थान की रियासतों को बुलाया, पर कोई परिणाम नहीं निकला उनका। यहाँ पर जो कांग्रेस के भी नेता थे जिन्होंने अपना एकेडमिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण योगदान है, के.एम. मुंशी, उनको एडवाइज़र बना के बुलाया और मेवाड़ का नया संविधान तैयार किया। उसमें विश्वविद्यालय खोलने का भी, हिंदी को राजभाषा में। मेवाड़ ही पहला राज्य था कि जहाँ पर वयस्क मताधिकार के आधार पर ये चुनाव हुए। हालांकि चुनाव में दिक्कतें आ गई थी, बंद करना पड़ा था, परंतु नया विधान दिया जिसमें हिंदी को सबसे पहले राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। कि भूपाल सिंह जी भी प्रेशर थे अलग अलग राजस्थान के राज्यों का कि मिले न मिले, इंटीग्रेशन तो अलग है, पर उसके पहले भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ऐसा भी कोशिश की कि महाराणा हस्ताक्षर न करें अपने इंडिपेंडेंस, क्योंकि आज़ादी का जो एक्ट पास हुआ, इंडिपेंडेंस एक्ट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, उसमें यह था कि दो राज्य तो बना दिए। जो देशी रियासतें थी जिनकी संख्या करीब 600 थी, उनको स्वतंत्र कर दिया। वो चाहे तो हिंदुस्तान में मिले, चाहे पाकिस्तान में मिले, चाहे स्वतंत्र रहे। तो एक वर्ग शासकों का यह था कि किसी में न मिले और अलग रहे। मेवाड़ पे भी प्रेशर डाला गया था। तो मेवाड़ के महाराणा का यही जवाब था कि भाई मेरे तो क्या नीति रहे 400 साल पहले से ही तय हो गई थी। अगर मुझे समझौता ही करना था मेरे परिवार को, तो आज हैदराबाद से ज़्यादा बड़ी रियासत होती, मुग़ल पीरियड में कर लेते। तो इसलिए मेरा तो भारत में विलय है। तो इसका बहुत असर पड़ा राजस्थान के इन राज्यों पर। जो थोड़ा सा जिसमें हिचकिचाहट थी, उन्होंने भी इसमें शरीक होकर स्वीकार कर लिया। तो मेवाड़ का उसमें था। मेवाड़ के प्रतिनिधि भी, जनप्रतिनिधि भी हमारे संविधान निर्मात्री सभा में भेज दिए गए थे। तो कि ये सारा मेवाड़ का, इसलिए मेवाड़ को अपने ढंग से, और सरदार पटेल का एक भाषण है, उसमें जयपुर जोधपुर महाराजाओं को इनको संदेश दिया कि मेवाड़ जैसा राज्य भी मिलने को तैयार हो गया, मिल गया है, तुम्हारी तो वक्त भी किया है, और इसलिए कि तुम्हारा किसी ढंग का विरोध मेवाड़ के सामने क्या रहता है। तो इसलिए वहाँ पर भी सिंबल मेवाड़ का ही था। तो मेवाड़ का अपना एक महत्व था जिसके कारण से ये सारा संभव हुआ। डॉक्टर के.एस. गुप्ता, मेवाड़ के इतने लंबे इतिहास पर संक्षेप में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका हृदय से आभार।